वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ एमजेएस और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर केमिस्ट्री का पास पेपर 2021 में जो कंडक्ट हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड का पेपर है। आपने इस डिस्कशन को कंप्लीट सुनना है और इस वीडियो को वॉच करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। इससे पहले भी हम बहुत सारे पास पेपर्स की डिस्कशन करवा चुके हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं यूट्यूब चैनल की। तो वहाँ पे कंप्लीट फोल्डर बना हुआ है एफपीएससी, पीपीएससी, केपीपीएससी, एसपीएससी और उसके साथ साथ जो है एफपीएससी का फोल्डर। तो आप कंप्लीट उस फोल्डर को विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाएं और पास पेपर्स की डिस्कशन सुन सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 की डिस्कशन करते हैं। काफ़ी सारे इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, कोई 8 से 10 न्यूमेरिकल भी हैं, काफ़ी टिपिकल न्यूमेरिकल हैं, कैलकुलेशन बेस्ड हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू दी, दिस इज इक्वल टू दी 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg होता है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन है। फर्स्ट पॉइंट 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg जो है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर वाज फर्स्ट डिटेक्टेड बाय, दिस वाज द रदरफोर्ड। ये रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे जस्ट उसने फ्रीजिंग पॉइंट लिखा है, तो यहाँ पे हम जो हमारा सूटेबल आंसर बनेगा वो दिस इज द बी ऑप्शन है। फ्रीजिंग पॉइंट जो है, this is not the colligative property, lowering in freezing point, this is the colligative property। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। व्हाट इज द वेव लेंथ इन अगेंस्ट्रॉम में पूछा गया है, आपने वेव लेंथ बतानी है फॉर द फोटोन हैविंग द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 7.5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर जो है वो 15 जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। v इज इक्वल टू एफ लेमडा इज नॉट दी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। v इज इक्वल टू एफ लेमडा जो है, दिस इज दी फार्मूला। तो यहाँ आपने वेव लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो वेव लेंथ दैट इज इक्वल टू v ओवर f जो है यहाँ पे आपका बनेगा। आप इसकी जस्ट वैल्यूज पुट करें। v स्पीड ऑफ लाइट है, 3 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 18 है, और इसको डिवाइड करें जी फ्रीक्वेंसी से, तो वो है 7.5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 15 है। तो आप इस फैक्टर को डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, तो आंसर आपका आ जाता है वेव लेंथ का ओवरऑल। वेव लेंथ इज इक्वल टू दी 0.4 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर मैंने 7 आ जाता है। तो आप इसको राउंड ऑफ करें तो ये आपका आंसर बन जाएगा ऑलमोस्ट, ये आप इसको लेके जाएँ अगर स्ट्रॉन्ग वैल्यू में लेके जाएँ तो ये आपका बनेगा 400 जो है आपका, दिस इज दी अगर स्ट्रॉन्ग में 10 रेज की पावर -2 आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 2 जो है, दिस इज दी एंगस्ट्रॉम जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा स्टूडेंट, 4 का जो है दिस इज दी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनेगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कहता है अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की दी गई है, इसके साथ साथ जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। तो इसका फार्मूला भी बहुत सिंपल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम बल्कि डिराइव भी कर चुके हैं ये फार्मूला। तो इसको यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसका फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दी एच एफ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दी एच एफ माइनस एच एफ नॉट। क्या होता है एच एफ नॉट, यहाँ पे जो एफ नॉट है दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आप प्लांक्स कांस्टेंट को आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा एफ माइनस एफ नॉट बन जाएगा। तो एच की वैल्यू जो है वो 6.63 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 34 होती है। आपकी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डाटा में गिवन है वो है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 15 है माइनस, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की है 1 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 15 है। तो यहाँ पे देखें तो ये कॉमन फैक्टर है 6.63 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 34 है। तो यहाँ पे आप देखें ये कैलकुलेशन भी समटाइम्स स्टूडेंट्स को करनी नहीं आती, दिस इज सिंपल। जब इस तरह की पावर्स को आपने सब्सट्रैक्ट करना होता है तो 3 में से ये 2 हो जाएगा और ये पावर आपकी कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 15 बनेगा। तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करें, 2 को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है 13.26 मल्टीप्लाई
10 रेज की पावर -34 से 15 निकालें तो आपका ये बनता है -19 जॉल में वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपकी क्या बनेगा 1.326 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -18 जॉल आता है और ये आंसर आपका गिवन है आपकी ऑप्शंस में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका बी बनेगा। दिस इज द बी ऑप्शन 1.3 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -18 जो है जॉल है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिसिंग है तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी न्यूमेरिकल है, सोल्यूशन से है। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ, या ग्राम्स पूछा गया है कि 5% सोल्यूशन है। जब बात 5% की आ गई इट मीन 5 ग्राम इन 100 ml सोल्यूशन में। तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन का वॉल्यूम भी आ गया, मैस का वॉल्यूम भी आ गया सल्यूट का। वो कहता है आर नेसेसरी टू यील्ड 3.5 ग्राम जो है वो NaCl का अगर हो तो उस केस में आपका कितने जो है वो NaCl की अमाउंट निकलेगी। तो यहाँ पे देखें बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने यहाँ पे 2 टाइप के फार्मूलाज यूज़ करने हैं 2 बार। तो एक तो आपने सबसे सिंपल कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पे मोलैरिटी का फार्मूला यूज़ करें। m इज इक्वल टू मैस कितना है 5 और NaCl का मोलर मैस होता है 58.5 मल्टीप्लाई और वॉल्यूम आपका 100 ml दिया गया क्योंकि 5% सोल्यूशन था। तो उसमें आप देखें तो यहाँ पे आपका 1000 डिवाइडेड बाय आपका 100 ml है। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करें तो मोलैरिटी आपकी आ जाती है 0.85 मोलैरिटी आती है। लेकिन बात मोलैरिटी की नहीं पूछेगी, बात मैस की पूछी गई है। एक्चुअल में वो वॉल्यूम पूछा गया है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि देखें क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू द मैस ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे दोबारा अगेन आपने फार्मूला लगाना है मोलैरिटी का। मोलैरिटी इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई 1000 एंड वॉल्यूम इन ml। तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है बेसिकली। तो मोलैरिटी यहाँ पे आ चुकी है हमारी 0.85। अब हमने मैस कौन सा लेना है 3.5 ग्राम के केस में हमने वॉल्यूम देखना है। तो मोलर मैस अगेन 58.5 है मल्टीप्लाई 1000 और वॉल्यूम हमने निकालना है। तो यहाँ से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं इजीली। रीअरेंज करें तो वॉल्यूम आपका आ जाता है ऑलमोस्ट आपका 70 ग्राम आता है। एक्चुअल में मैस हमने यहाँ पे निकालना है और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दी 70 ml आ जाता है। तो यहाँ पे 70 ml वैसे वॉल्यूम आता है तो यहाँ पे आपका मैस 70 ग्राम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दी एक्सप्रेशन फॉर द हाफ लाइफ इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो रेट कांस्टेंट के गिवन है। तो ये आपका फार्मूला यहाँ पे गिवन है बी ऑप्शन। T1/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय के। ये नेचुरल लॉग इक्वल होता है 0.693 के भी इक्वल होता है। तो ये यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। तो ये भी प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर कई दफ़ा मैं रिवाइज भी करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन आर्हेनियस इक्वेशन यहाँ पे k इज इक्वल टू, ये इक्वेशन है k इज इक्वल टू AE माइनस EA ओवर RT। पूछा गया कि इनमें से आर्हेनियस पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आर्हेनियस कांस्टेंट A है और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी, ये दो जो हैं दीज आर कॉल्ड आर्हेनियस पैरामीटर्स, इनको कहा जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका 8 का जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे A एंड EA, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन। यस, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है इट इज़ दी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंडक्टेंस, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये FPSC में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हाँ, अगर अब मोलर कंडक्टेंस की बात आती है तो वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 9 का वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इंक्रीजेस। ये नोट कर लें इसको। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 10 को, वो कहता है कि गिव्स फ्री एनर्जी फॉर अ फिजिबल बट इरिवर्सिबल रिएक्शन। जब बात फिजिबल रिएक्शन की आती है तो दिस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है और उस केस में डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 0 होती है, मीन नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, बी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, अ रिएक्शन बिटवीन द रिएक्टेंट ए एंड बी सेकंड ऑर्डर है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या बनेगा, ए ऑप्शन करेक्ट बनेगा क्योंकि रेट के ए की कंसंट्रेशन एंड बी की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, इसकी स्टेटमेंट ज़रा देखिएगा। वो कहता है द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज ए इज़ 5 मिलीमोलर है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, यानी कि ये हमने न्यूमेरिकल भी पढ़ा था, ए नॉट जो है वो आपका 5 मिलीमोलर है। तो आप इसको मोलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ के -3 मोलर आ जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन।
टाइम भी गिवन है, वो कितना है 2 मिनट्स गिवन है। इसी तरह यहाँ पे वो कहता है कि रिमेनिंग कंसंट्रेशन आपने निकालनी है और के की वैल्यू जो है वो उसने दे दी है कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ पे आप सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैं ऊपर फार्मूला यूज़ कर देता हूँ। तो आपका फार्मूला यूज़ होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, ये वाला फार्मूला यूज़ होता है। सारी वैल्यूज़ गिवन है। ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है जो कि कितनी है 5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर माइनस 3 है, एंड ई जो है दिस इज द बेस। और ये अपने आर्हीनियस इक्वेशन में पढ़ा भी हुआ है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू 2.7 होती है, 2.7 होती है ई की वैल्यू की पावर। तो ये आपका के 1 है -1 मल्टीप्लाई जो टाइम टी है वो आपका कितना है 2 मिनट्स है। तो याद रखिएगा 5 मल्टीप्लाई 10 रेज की माइनस 3 मल्टीप्लाई 2.7 की पावर जो है -2 है। तो 2.7 की जो पावर टू की पावर ई की पावर जो है वो -2 है। तो यहाँ पे 2 रेज की पावर -2 की जो वैल्यू आती है ये आपकी वैल्यू आती है 0.135। कितनी आती है 0.135। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -3 मल्टीप्लाई 0.135, इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाता है 0.675, 0.675 एंड मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -3 जो है ये आपका क्या आ जाएगा, ये मोलर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दिस इज द मोलर। और अगर आप इसको मिली मोलर में कन्वर्ट करें तो ये बन जाता है 0.6 मिली मोलर आता है। तो ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये 0.6 मोलर है, लेकिन आंसर 0.6 मिली मोलर में आता है। तो यहाँ पे सूटेबल आंसर आपका डी होगा, नॉन ऑफ दिस। 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन है वो कहता है फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन the enthalpy value is negative. This indicate that the equilibrium will lies toward the right side. तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है द आयनिक इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। ये आयनिक इक्वेशन गिवन है, वो कहते हैं यहाँ पे कौन सी आयनिक इक्वेशन करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस इज दी ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि इसमें यहाँ पे देखें तो क्लोराइड आयन जो है वो सिल्वर आयन के साथ ये रिएक्ट करता है और यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में इसकी फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 15 में देखें, 15 का एन आइसोलेटेड सिस्टम इज वन वेयर द बाउंड्री जो है वो क्या करती है आइसोलेटेड, ना एनर्जी रिलीज एनर्जी ट्रांसफर होती है ना ही इसमें मैटर का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा 15 का ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 16 है द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द एक्सप्रेशन। तो ये बिल्कुल मैथमेटिकल मैथिक्स से क्वेश्चन है, आप इसका एलसीएम लें, इसको कैलकुलेट करें तो आपका आंसर बनता है 32 फाइनल आंसर आता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा 64 डिवाइडेड बाय 2। 17 पूछा गया है वांट ऑफ इक्वेशन इज फॉर द सॉल्यूशन। तो वांट ऑफ इक्वेशन जो है वो बिल्कुल एज इट दी आइडियल गैस इक्वेशन की तरह होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, लेकिन यहाँ पे प्रेशर की जगह पे पार्शियल प्रेशर जिसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पाई नहीं लिखा तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका सी ही बनेगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन दी वाटर काजेज। अगर आप वाटर के अंदर कोई सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो ये बेसिकली आपकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको लोअर कर देता है और बॉइलिंग पॉइंट को आपको एलिवेट कर देता है। तो यहाँ पे भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो 18 का यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बी बनेगा, इंक्रीज इन दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। 19 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट जो है वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किस में होती है। तो यहाँ पे देखें तो सोडियम यहाँ पे ज्यादा सूटेबल आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि सोडियम फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। जैसे वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलता है और जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन उसको रिमूव करना चाहते हैं तो वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन बन जाती है। तो यहाँ पे आपका सोडियम इज द करेक्ट ऑप्शन है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है। 20 का अकॉर्डिंग टू दी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए रियल नंबर। तो ये भी बिल्कुल मैथ का क्वेश्चन है, नॉट दी केमिस्ट्री क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आगे 21 है व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद द H2S। यहाँ पे बात की गई है आइसो इलेक्ट्रॉनिक की। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन सल्फाइड का 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है और सल्फर के 16 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है। तो 18 इलेक्ट्रॉन आप चेक कर लें किस में आते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो डी बनेगा, 1s2 2s2 एंड 2p6 3s2 और यहाँ पे 3p6 जो है यहाँ पे ये करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, डी ऑप्शन करेक्ट है।
22 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 2 मोल्स ऑफ सल्यूट पार्टिकल। सल्यूट पार्टिकल के 2 मोल्स आपने देखने हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी गिवन है और कंसंट्रेशन भी गिवन है। सबसे पहले तो आप इनकी आयोनाइजेशन इक्वेशन बनाएंगे कि सोडियम सल्फेट है, तो यहाँ पे आप देखें तो इसके 3 आयंस बनते हैं और इसकी यहाँ पे मोल सबसे पहले निकालें, सिंपल मोल। तो यहाँ पे क्या होता है, मोल जो होता है N इज इक्वल टू कंसंट्रेशन प्लस वॉल्यूम, C प्लस वॉल्यूम, C मल्टीप्लाई वॉल्यूम है। तो यहाँ पे C कंसंट्रेशन कितनी है, 0.5 है, वॉल्यूम इसका गिवन है 1 क्यूबिक डेसीमीटर है। लेकिन यहाँ पे देखें तो ये तो सिंपल हमने कहा, लेकिन जब हम इसको आयोनाइज करवाते हैं, आयंस बनाते हैं, तो इसके टोटल कितने आयंस बनते हैं, 3 आयंस बनते हैं। तो इसको 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सल्यूट पार्टिकल्स के जो मोल्स बनेंगे वो 1.5 आएगा। इसी तरह ये भी आपने खुद डिसोसिएट करवा के कैलकुलेट करना है। तो इसका 1 मोल आंसर आता है। यहाँ पे इस इक्वेशन को देखें तो इसके 2 मोल्स फाइनल आंसर आता है और डी में देखें तो दिस इज दी 1 मोल है। तो यहाँ पे आपने क्या देखना है कि विच कंटेन दी 2 मोल्स। तो 2 मोल्स किसके पास हैं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी बनेगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ज़ीनॉन इन द Ba2XeO6। यहाँ पे देखें दिस इज द Xe बेरियम है, Ba2XeO6 है। तो यहाँ पे देखें आप करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, -12 हो जाएगा। यहाँ पे एक बेरियम का +2 होता है तो यहाँ पे +4 है। तो यहाँ पे +8 -8 है, तो यहाँ पे ज़ीनॉन के पास +8 जो है, दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वो कहता है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज द हाइड्रोजन बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन इसमें देखें तो ये +2 में जाती है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। 25 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड सोल्यूशन कैन बी यूज्ड टू गिव एन इफेक्टिव बफर सोल्यूशन एट pH लेस देन 7। और जिसकी pH लेस देन 7 किसकी होती है स्टूडेंट, ये आप देखें तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है 25 का, वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एस्टिक एसिड है, दिस इज द वीक एसिड है, ठीक है। और ये क्या करता है, आपकी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसकी pH जो है वो आपको क्या कर देगा, कम कर देगा। ये ऑलमोस्ट आपकी 3.5 से 5.5 में इसकी pH आ जाती है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 26 जो है, मूव करते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 है। वो कहता है कि वाई इज हाइड्रोजन आयोडाइड अ स्ट्रॉन्ग एसिड देन दी हाइड्रोजन क्लोराइड। तो 26 का जो है करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बनेगा स्टूडेंट, डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। द कोवलेंट बॉन्ड इन दी हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल इज वीकर देन दी हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। 27 है, the chloride of element J does not react with the water or dissolve in it, which one of the following element could J। वो कहता है कि कोई ऐसा एलिमेंट J है जो वाटर में डिजोल्व नहीं होता। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा जनाब सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन का जो क्लोराइड होता है, दिस इज दी सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड। 27 का करेक्ट ऑप्शन बी है, सॉरी बी कार्बन है, क्योंकि कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है दिस इज इनर्ट एंड वेरी नॉन पोलर होता है, तो यहाँ पे ये वाटर के साथ डिजोल्व नहीं होता। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। कार्बन का जो क्लोराइड होता है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता। इस तरह 28 में देखें, 28 वो कहता है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल डज इट ग्राउंड स्टेट एटम हैव एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल में यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है, जो कि आपको पता है क्रोमियम है। क्रोमियम की क्योंकि पास 4 इलेक्ट्रॉन डी में होते हैं, तो वहाँ से एस इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको हाफ फिल्ड कर देता है, तो एस में सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, दिस वाज द एक्सेप्शनल केस। 29 जो है ये एक बड़ी स्टेटमेंट है, आप इसको देख लें, टाइम भी बहुत कम है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा वो बी बनेगा, 2 जो है वो मोल्स फाइनली आंसर आता है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज़ करते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस इक्वेशन यूज़ करते हैं। 30 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब अ फिनोमिना विच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, आइस हैज़ अ लोअर डेंसिटी देन द वाटर एट 0 डिग्री। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिनोमिना होता है। 31 है, which of the following is the pH of solution obtained by the mixing 25 cubic centimeter of 0.5 molar HA है। तो यहाँ पे weak acid है, MHA है, और यहाँ पे आप देखें तो अगर आपका बेसिक है तो if HA is a weak acid, यहाँ पे बेसिक सोल्यूशन अगर आपका क्या होगा, weak acid होगा। तो यहाँ पे 31 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बी है, ओनली
बेसिक इफ एच इज द वीक एसिड, तो इस केस में आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 32 है अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज है द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो 32 के केस में यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करें तो NO जो प्लस है, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन NO प्लस, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 आता है। आप इसको कैलकुलेट करके देखें। और इसी तरह यहाँ पे जो NO है उसका 2.5 आता है। NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है और NO जो है 3 है। यहाँ पे देखें NO3 प्लस जो है इसका 2 आता है बॉन्ड ऑर्डर, और यहाँ पे NO-1 जो है यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 1 आता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन है 32 का। 33 है वो कहता है द फॉलोइंग रिएक्शन अपीयर्ड इन अ न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है व्हाट इज द रॉन्ग विद द रिपोर्ट। आप इसको पढ़ें तो ब्रोमीन जो है डज नॉट वेपोराइज रेडिली, तो बोरीन जो है वो इजीली जो है वो वेपोराइज हो जाती है आसानी से। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। when what volume of 0.1 molar solution है नाइट्रेट रिएक्ट विद द 20 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.2 मोलर है तो बेरियम क्लोराइड का। तो यहाँ पे 34 का आप देखें तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए 80 क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे किस तरह कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए कि सबसे पहले आपने मोल्स निकालने हैं बेरियम क्लोराइड के। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना है सबसे पहले आप देखें इक्वेशन, तो ये है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड के साथ, तो इसके रिजल्ट में आपको मिलता है सिल्वर क्लोराइड AgCl मिलता है और बेरियम नाइट्रेट मिलता है BaNO3 ट्वाइस मिलता है। बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 मोल्स आएंगे और यहाँ पे भी 2 मोल्स आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें तो हम मोल्स निकाल लेते हैं क्योंकि डाटा गिवन है किसका, बेरियम क्लोराइड के मोल्स आप निकालें। ये होता है कंसंट्रेशन भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन जो है 0.2 मोलर गिवन है, वॉल्यूम इसका 20 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो हमने डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये 0.02 जो है वो डेसीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा 0.004 आपका यहाँ पे मोल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, मोल्स बनेंगे 0.004। अब हम क्या करते हैं, हम इसके अगर बेरियम क्लोराइड का डाटा गिवन था तो इससे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से सिल्वर नाइट्रेट के मोल्स निकाल सकते हैं। तो वो रेशो बना लें आप, बेरियम क्लोराइड BaCl2 रेशो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 है। तो यहाँ पे देखें बेरियम क्लोराइड का 1 रेशो है और सिल्वर नाइट्रेट की 2 रेशो है। तो आप इसके 0.004 मोल्स बेरियम क्लोराइड के कितने बनाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 0.004, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 0.008 जो है ये इसके क्या आ जाएंगे, मोल्स यहाँ पे निकल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आप क्या कर सकते हैं, मोल से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वो कैसे है, वी नो दैट कि वॉल्यूम जो है इज इक्वल टू दी मोल ओवर कंसंट्रेशन। तो मोल है 0.008 और कंसंट्रेशन गिवन थी किसकी, सिल्वर नाइट्रेट की, वो थी 0.1 मोलर। तो 0.1 मोलर है, इसको डिवाइड करें तो आपका आंसर आ जाएगा 0.08 जो है यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा dm³ जो है आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये बनेगा 80 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है, दिस इज द आंसर। तो इस तरह आप एक डाटा गिवन हो तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से दूसरा भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 34 का वो आपका डी ऑप्शन बनेगा। ओके स्टूडेंट, तो 35 क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है। ये पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू द 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट फार्मूला फॉर द सॉल्ट। एटॉमिक नंबर भी गिवन है, तो याद रखिएगा 18 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हमने देखना है। तो सबसे पहले आप देखें तो VOCO जो 6 है, VOCO6 दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि वेनेडियम यहाँ पे जो है, वेनेडियम यहाँ पे देखें तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप इसकी कन्फिगरेशन करें तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 5 मल्टीप्लाई। इस तरह कार्बोनाइल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कार्बोनाइल में वो 2 होते हैं, और 2 है तो 6 टोटल है, तो 2 मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ पे आपका आंसर आता है टोटल 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह यहाँ पे भी आप कैलकुलेट करें तो इस केस में आपके कितने आएंगे, आयरन के केस में तो ये आपके 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस केस में भी 18 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी 18 है। तो कौन वायोलेट करता है यहाँ पे, वहाँ पे वेनेडियम जो है, हेक्सा कार्बोनाइल जो है, दिस कंपाउंड वायोलेट दी 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल को वायोलेट करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 36 है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ
36 का करेक्ट ऑप्शन है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल कार्बन इन द अलीन। अलीन में आपको कंसेक्टिव डबल बॉन्ड होते हैं, तो ये कार्बन जो है वो आपका क्या होता है, sp कार्बन होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी बनेगा। 36 का करेक्ट ऑप्शन सी है। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो यहाँ पे देखें आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इसका डेरिवेटिव है हेलोजन लगा हुआ है, तो फ्लोरीन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन का निकलना आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा, तो दिस विल बी द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए बनेगा। 38 है which one of the following would not be suitable solvent for the Grignard reagent। तो यहाँ पे ड्राई ईथर है या टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन जो है, ये दोनों आप यूज कर सकते हैं क्योंकि दीज आर द इनर्ट सॉल्वेंट हैं, लेकिन एथेनॉल इज नॉट द इनर्ट सॉल्वेंट, तो ये आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिस इज द वेरी रिएक्टिव और ये एथेनॉल के साथ रिएक्ट करके कोई और प्रोडक्ट बना देगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। 39 है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल बी द टर्मिनेशन स्टेप। तो ये फ्री रेडिकल जो सब्स्टिट्यूशन होती है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। तो यहाँ पे देखें तो जो मिथाइल रेडिकल है डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इधर से भी मिथाइल रेडिकल है तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इसको देता है, ये इसको देता है, तो यहाँ पे इथेन बन जाती है। तो दिस इज द टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में बेसिकली रेडिकल जो बन चुके होते हैं उसको टर्मिनेट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 40 का क्वेश्चन है, ये आपके पास 1 ब्यूटाइन है, क्या है 1 ब्यूटाइन है। 1 ब्यूटाइन के जब सोडामाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो ये यहाँ पे एसिडिक बिहेवियर शो करती है, तो ये बनता है सोडामाइड। क्या बनता है, सोडामाइड बनता है। तो यहाँ पे सोडामाइड में भी यहाँ पे देखें तो ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रोडक्ट भी बना के दिखा देता हूँ। जब ये रिएक्ट करता है तो आपका प्रोडक्ट ये वाला बनता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड दिस इज द CH2CH3। अब यहाँ पे देखें दिस इज द न्यूक्लियोफाइल और ये जाके रिएक्ट करेगा इथाइल ब्रोमाइड के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे और ये 2 कार्बन जो है वो इसके साथ जुड़ जाएंगी। इसके रिजल्ट में आपको 3 हेक्साइन मिलेगा। क्या बनेगा, 3 हेक्साइन। इस तरह की स्ट्रक्चर CH3 CH2 और ये C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, दिस इज द 3 हेक्साइन। अब आप देखें तो ये लिंडलर्ड कैटालिस्ट है और आपको पता है लिंडलर्ड कैटालिस्ट की मौजूदगी में आपका सिज अल्कीन बनती है। तो यहाँ पे आपकी क्या बन जाएगी, आपकी बन जाएगी सिज अल्कीन। कौन सी, 3 हेक्सीन। 3 हेक्सीन आपकी सिज अल्कीन बन जाएगी और जब आप इसका रिएक्शन करवाते हैं CH2HI2 के साथ तो इसके रिजल्ट में आपको मिलता है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और ये बनती है सिज 1,2 डाई इथाइल साइक्लोप्रोपेन बन जाती है। इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है इसके रिजल्ट में। ये मैं आपको बना के भी दिखा देता हूं, ये स्ट्रक्चर आपकी बन जाती है। दिस इज द डाई इथाइल 1,2 सिज 1,2 डाई इथाइल साइक्लोप्रोपेन बनती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। वो कहता है नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड में आपको पता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो ये इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वो आपकी मेटा पोजीशन पे आता है। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनता है। यहाँ पे 41 का बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 है। यहाँ से देखें तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 42, 43, 44 एंड 45 ये क्वेश्चन जो थे वो आपके मिसिंग पेज है, तो इसलिए मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। ओके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 है, इसको देख लेते हैं। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट मेड बाय द रिडक्शन ऑफ कीटोन और एल्डिहाइड। याद रखिएगा जब भी हम कीटोन और एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड की मौजूदगी में तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल मिलती है, आपको कभी भी टर्शरी अल्कोहल नहीं मिलती। तो एल्डिहाइड की जब हम इसकी रिडक्शन करवाते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में तो प्राइमरी अल्कोहल मिलती है। कीटोन की जब रिडक्शन करवाते हैं तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलती है, टर्शरी अल्कोहल आपको नहीं मिलती। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका ए ऑप्शन बनेगा क्योंकि 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल देखें तो दिस इज द स्ट्रक्चर COH, यहाँ पे भी CH3 है, CH3 है, दिस इज आल्सो द CH3, तो ये है आपका टर्शरी अल्कोहल है, तो ये आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। 47 है द फॉलोइंग स्टीरियोआइसोमर्स आर रिलेटेड। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दीज आर द मिरर इमेज, ये बिल्कुल मिरर इमेज है 180 पे रोटेट हो चुके हैं, तो दीज आर कॉल्ड द इनएंशोमर्स। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टीरियो डिस्क्रिप्टर ऑफ द कॉमन एनाल्जेस्टिक जो है वो इबुप्रोफेन जो है वो आपकी ये कंपाउंड है। तो इस केस में देखें तो जो इसकी एस कन्फिग्रेशन होती है वो एक्ट करती है, वो आपकी थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करती है। तो एस कन्फिग्रेशन जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है,
तो एस कन्फिग्रेशन यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। 49 है गैब्रियल सिंथेसिस इज यूज्ड टू प्रिपेयर, ये हम पढ़ चुके हैं इमाइनो एसिड वाले टॉपिक में चैप्टर में। तो गैब्रियल सिंथेसिस जो है ये प्राइमरी अमीन की प्रिपरेशन के लिए यूज होती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। सक्रोज ये शुगर है, दिस इज द डाइसैकेराइड ऑफ, ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का जो है दिस इज द डाइसैकेराइड है, सी ऑप्शन करेक्ट है। हाउ मेनी मिलीमोल्स आर कंटेन्ड इन 2 ग्राम ऑफ प्योर बेंजोइक एसिड, प्योर बेंजोइक एसिड है तो इसके 2 ग्राम ऑफ प्योर बेंजोइक एसिड है तो इसमें कितने मिलीमोल्स होंगे, तो ये बहुत सिंपल है, आप जस्ट आप इसमें निकालें, यहाँ पे देखें तो मैस भी गिवन है और उसके साथ साथ यहाँ पे देखें इसका मोलर मैस भी गिवन है, तो मोल निकाल लें, n इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, तो इसका मैस कितना है 2 ग्राम है, मोलर मैस 122 है, इसको आप डिवाइड करें तो आपका आंसर आ जाता है 0.0163 मोल्स आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया मिली मोल, आप इसके मिली मोल निकालें तो आपका कितना आंसर आएगा 16.3 जो है आपके मिली मोल्स निकलेंगे 16.3, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन करेक्ट बनेगा, दिस इज द ए ऑप्शन। 52 विच इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड हाईली प्योर होता है, स्टेबल होता है और नॉन हैग्रोस्कोपिक होता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। 53 what is the molar concentration of silver ion in the solution that has, यहाँ पे pH ऑफ जो सिल्वर है वो दी गई है 6.372 है, कितनी दी गई है, तो यहाँ पे आप सिंपल आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फार्मूला यूज होता है, तो बहुत सिंपल है, अगर आप सिल्वर की कंसंट्रेशन निकालना चाहते हैं तो ये फार्मूला यूज होता है 10 रेज की पावर माइनस pH, तो 10 की पावर जो pH गिवन है वो आपकी -6.372 है, जब आप इसको कैलकुलेट करें तो आंसर आता है 4.25 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -7 मोलर आंसर आता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका 53 का ए ऑप्शन करेक्ट बनेगा। वो कहता है द बफर कैपेसिटी ऑफ ए बफर इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ के 0.1 मोलर होता है। 55 विच पोटेंशियल इज रिलेटेड विद द एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसको ओवर पोटेंशियल कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी के केस में दिस इज द ओवर पोटेंशियल, ओवर पोटेंशियल जो है दिस इज द एक्स्ट्रा पोटेंशियल होता है जो रिक्वायर्ड होता है टू ओवरकम द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 है, यहाँ पे डिटेक्टर्स है जो कि रेज हो चुका है, यहाँ पे कौन सा है डिटेक्टर, डिटेक्टर वो कहता है डिटेक्टर शुड हैव मैक्सिमम, डिटेक्टर के पास मैक्सिमम क्वांटम एफिशिएंसी होनी चाहिए, क्योंकि डिटेक्टर का काम होता है कि वो सनलाइट या लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पे क्वांटम जितनी ज़्यादा आपकी सारी की सारी लाइट जितनी ज़्यादा सिग्नल में कन्वर्ट होगी वो आपकी क्वांटम एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा मैक्सिमम होगी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद वो कहता है 57 का कि स्टैंडर्ड एडिशन मेथड इज यूज टू मिनिमाइज, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है 57 का, जो स्टैंडर्ड यहाँ पे वर्ड क्या है स्टैंडर्ड एडिशन मेथड जो है ये आपकी मैट्रिक्स इफेक्ट को क्या करता है मिनिमाइज करता है, क्योंकि हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड रन करवाते हैं। यहाँ पे आयोनाइजेशन बफर की बात कर रहा है, आयोनाइजेशन बफर इज यूज टू कंट्रोल या ओवरकम दी आयोनाइजेशन, तो यहाँ पे हम आयोनाइजेशन को सप्रेस करने के लिए जल्दी हम आयोनाइजेशन बफर भी यूज करते हैं, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन लिया गया है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। वो कहता है द इंपीरिकल डिटर्मिनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी मेजर्ड इन द एनालिसिस एंड द एनालाइट कंसंट्रेशन दिस इज कॉल्ड द कैलिब्रेशन, इसको कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये एनालिटिकल का पोर्शन है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट, क्योंकि आप एक दफ़ा रिपीट करते हैं दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा, जिस तरह आप टाइट्रेशन में करवाते हैं कि आप एक रीडिंग लेते हैं दूसरी तीसरी, दिस इज कॉल्ड प्रिसीजन होता है, तो आप एक ही सिंगल एक्सपेरिमेंट में जब आप बार बार रीडिंग ले रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड प्रिसीजन कहते हैं इसको, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल आर यूज टू एस्टिमेट द सिस्टमेटिक एरर को जो है एस्टिमेट करने के लिए हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल लेते हैं। 62 यहाँ आपने राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ राउंड ऑफ करना है तो ये -4.22 जो है आपका आंसर आ जाएगा -4.22 और ये 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। 63 विच लैंप इज मोस्ट कॉमनली यूज इन दी फ्लेम फोटोमेट्री के अंदर हम हॉलो कैथोड लैंप यूज करते हैं, ए ऑप्शन जो है वो यूज किया जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। विच सैम्पलिंग मेथड इज प्रेफर्ड टू कलेक्ट द सैंपल फ्रॉम द रनिंग वाटर स्ट्रीम, आपके पास एक रनिंग वाटर स्ट्रीम है तो आप क्या करें, आप एक दफ़ा सैंपल लें विद द पैसेज ऑफ टाइम, फिर दूसरा
सैंपल लें, फिर तीसरा सैंपल लें, तो दिस इज कॉल्ड द कंपोजिट, इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? कंपोजिट सैंपलिंग कहते हैं। कलेक्टिंग मल्टीपल स्मॉल सैंपल एट द रेगुलर इंटरवल के बाद आप अगर बहुत सारे सैंपल लेते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड दी, इसको कहते हैं कंपोजिट सैंपल कहते हैं इसको। सी ऑप्शन करेक्ट है। 65 है, लॉक एंड की मैकेनिज्म किस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक पे एप्लीकेबल होता है या रिजेंबल करता है? तो दिस इज दी अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी होती है, क्योंकि उसमें एक साइट होती है, जिस तरह स्पेशली बायोमॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज जो हैं उस पर एक स्पेसिफिक साइट होती है, और उस स्पेसिफिक साइट पे जाके आपका एंटीजन जो है वो उसके साथ इंटरेक्ट करता है, तो दिस इज कॉल्ड एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। 66 है, वो कहता है 250 ml ये वॉल्यूम भी गिवन है और इसके साथ साथ कंसंट्रेशन भी गिवन है, इज डाइल्यूटेड विद द वाटर टू द वॉल्यूम, और पूछा गया कंसंट्रेशन ऑफ न्यू सॉल्यूशन कितनी होगी, तो यहाँ पे डाइल्यूशन लॉ एप्लीकेबल होता है। दिस इज कॉल्ड C1V1 इज इक्वल टू C2V2। ये आपका स्टॉक है और ये आपका क्या होता है? रिक्वायर्ड होता है। तो स्टॉक की गिवन है, तो आपकी C1 कंसंट्रेशन 0.5 है, 0.5 मल्टीप्लाई और वॉल्यूम 250 है, और रिक्वायर्ड में देखें तो हमने कंसंट्रेशन आई थिंक डिटरमिन करनी है, तो C2 मल्टीप्लाई और वॉल्यूम कितना गिवन है? 500 ml, तो 500 ml, तो यहाँ पे C2 आप निकाल सकते हैं, इसको डिवाइड करें 500 को, तो इसका आंसर क्या बनेगा? 0.25 मोलर आपका आंसर बनेगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन है। 67 है, वो कहता है व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड है, तो यहाँ पे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 1.4। वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, डेंसिटी होती है, वो आपकी कितनी होती है? वो 1 होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप अगर देखें तो इसकी आप डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इज इक्वल टू दी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो इट मीन जितनी सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी उतनी ही डेंसिटी होगी, तो इट मीन यहाँ पे इसकी जो डेंसिटी है नाइट्रिक एसिड की वो भी कितनी होती है? 1.42 होती है। तो बाकी परसेंटेज प्योरिटी भी गिवन है, तो मैंने आपको स्टूडेंट शेयर किया हुआ है अपने एनालिटिकल चैप्टर्स के अंदर। सोल्यूशन वाले चैप्टर में हमने बात की थी कि अगर आपका लिक्विड सैंपल होता है तो उसकी जो मोलैरिटी फाइंड आउट करते हैं वो परसेंटेज प्योरिटी और डेंसिटी से करते हैं। तो इसका फार्मूला भी मैंने बहुत ही सिंपल फार्मूला आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो यहाँ पे एक दफ़ा फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस केस में आपकी जो मोलैरिटी होती है वो होती है परसेंटेज प्योरिटी मल्टीप्लाई डेंसिटी मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय मोलर वेट होता है। तो सारी की सारी वैल्यूज गिवन है। परसेंटेज प्योरिटी जो है वो 70 गिवन है, और डेंसिटी इसकी है 1.42 है मल्टीप्लाई 10, और मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रिक एसिड का कितना होता है? 63 होता है। तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 15.78 मोलर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 16 मोलर के इक्वल है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है 67 का। 68 क्वेश्चन है। 68 क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल मिसिंग है, ना तो स्टेटमेंट समझ आ रही है ना ही ऑप्शन आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट मूव टुवर्ड द 69 क्वेश्चन है। 69 में कहता है कि व्हाट इज द नेम गिवन टू द रिलैक्सेशन प्रोसेस ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड मैग्नेटिक फील्ड बाय द न्यूक्लियर इन द मॉलिक्यूल मूविंग अराउंड द सैंपल। याद रखिएगा मैंने आपको बताया था कि जो रिलैक्सेशन होती है, रिलैक्सेशन फिनोमेना 2 टाइप का होता है। एक को हम कहते हैं स्पिन लेटिस रिलैक्सेशन होती है और एक स्पिन स्पिन होती है। जो स्पिन लेटिस रिलैक्सेशन होती है वो आपकी इंटरेक्शन होती है बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड द सराउंडिंग इन्वायरमेंट लेटिस के साथ। तो दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका ए बनेगा, स्पिन लेटिस रिलैक्सेशन इज द करेक्ट ऑप्शन है। 70 का देखें कि व्हेन रेडिएशन एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय द स्पिन 1/2 न्यूक्लियस इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? 70 का, 70 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस केस में एंगल ऑफ जो प्रिसेशन यो क्या करती है? फ्लिप कर जाती है, सो द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द न्यूक्लियस अपोज कर जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। 71 विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स वुड शो द स्ट्रॉन्गेस्ट एब्जॉर्प्शन इन द IR। तो आपको पता है जो OH की पीक्स होती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है? 3200 से लेकर 3600 के रीजन में होती है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट पीक आती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन हैज द हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। तो सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के बीच में एनर्जी गैप सबसे मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 73 फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन, यहाँ पे गिवन है फ्रीक्वेंसी, और वो कहता है वेव नंबर आपने फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन 73 जो है आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है
और यहाँ पे हमने वेव निकालना है, तो वी नो दैट स्टूडेंट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और यहाँ आप लैम्डा के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f, लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f। लेकिन हमने वेव लेंथ नहीं निकाली, हमने वेव नंबर निकालना है, और वेव नंबर इज द इनवर्स ऑफ लैम्डा। तो जब हम इसको वेव नंबर में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा फ्रीक्वेंसी ओवर v स्पीड ऑफ लाइट। तो ये आप वैल्यू पुट करें, आप वेव नंबर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी गिवन है डाटा में 5.4 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 15, और स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 8 होती है। तो इसको आप डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है 1.8 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 7, जो है ऑलमोस्ट आंसर आता है पर मीटर में, ये यूनिट आता है, ये नोट कर लें। लेकिन हमने वेव नंबर पर सेंटीमीटर में होता है, तो उसको जब कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये इनवर्स है, अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर आप पर मीटर को पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आप डिवाइड करेंगे, तो 1.8 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 7 डिवाइडेड बाय 100। तो आप यहाँ पे देखें तो ये आपका आंसर क्या बनेगा 1.8 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर क्या बनेगा 5, और ये बन जाएगा 18, ये 4 जीरोस आ जाएंगी पर सेंटीमीटर में, ये आंसर आ जाएगा। आप देखें तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका, ऑप्शन बी ऑप्शन बनेगा 73 का, दिस इज दी बी ऑप्शन करेक्ट है। 74 है, अकॉर्डिंग टू दी बेयर्स लैम्बर्ट लॉ ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज एब्जॉर्बेंस नॉट डिपेंड। तो बेयर लैम्बर्ट लॉ क्या होता है, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एब्जॉर्बिविटी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई लेंथ। तो ये तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है, जबकि कलर ऑफ सॉल्यूशन पे यहाँ पे डिपेंड नहीं करता। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी रिपीट हो चुका है, आई थिंक या तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के पेपर में रिपीट हो चुका है या फेडरल पब्लिक में रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एड्सॉर्बेंट इन द कॉलम एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो सिलिका जेल, एक्टिवेटेड एल्यूमिना और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ये यूज होता है एज अ जो है आपका एड्सॉर्बेंट मटेरियल होता है। तो पोटाशियम पर मैग्नेट इज नॉट यूज्ड एज अ एड्सॉर्बेंट मटेरियल। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक जो है वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चर कमीशन या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के एग्जाम में भी रिपीट हो चुका है, तो ये भी मुझे कंफर्म है। ओके स्टूडेंट, इसके साथ साथ मैं प्रैक्टिस टेस्ट में भी ये क्वेश्चन दे चुका हूँ। 76 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एसिडिटी ऑफ मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड। मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड की कौन सी यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस बनेगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे कि इस केस में जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बी है, क्योंकि आपका यहाँ पे फिनाइल जो आपका है फास्फीन ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो इसके करेक्टर को कम करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 77 है, वो कहता है ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ H2 यहाँ पे कंपाउंड गिवन है मोर फिसाइल देन दी फलां। तो इसकी रीज़न क्या है, 77 का जो करेक्ट ऑप्शन ए है, क्योंकि जब हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो इसके रिजल्ट में आपकी जो है ये क्या करता है, रोडियम की ऑक्सीडेशन को इंक्रीज कर जाता है, +1 से क्या बन जाती है +3 बन जाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको आप रीड कर लीजिएगा। 78 है, वो कहता है एक्सेप्ट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ जॉन टॉलर इफेक्ट स्पेक्ट्रा फॉर द स्यूडो ऑक्टाहेड्रल कॉपर 2 है। तो इस केस में जो कम्प्लेक्सेस हैं वो कौन से सिंपल हैं बाकी किस ऑप्शन के साथ। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनता है स्टूडेंट 78 का, वो आपका निकल बनता है, बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इस केस में देखें निकल के केस में तो इसमें डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, और जबकि आपके पास ये जो कम्प्लेक्स है स्यूडो ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स, इसमें डी में आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों जो हैं रिलेटिवली सिंपल स्पेक्ट्रा शो करते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ जॉन टॉलर इफेक्ट। तो इन केसेस में D8 और D9 के केस में जॉन टेलर इफेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता, तो सिंपल स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो जिन कंपाउंड में जॉन टेलर इफेक्ट होता है तो वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होती हैं, कम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा आता है उनका। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 19 क्वेश्चन है 79 है सॉरी, व्हाट स्पेक्ट्रल शिफ्ट वुड बी एक्सपेक्ट व्हेन ईन, जब आपके पास ईन होता है इथाइलिन डाइअमीन जो है आप इसमें लिगेंड ऐड करते हैं तो ये क्या करता है इंक्रीज द लैम्डा वेवलेंथ को इंक्रीज कर देता है, एंड दिस का द रेड शिफ्ट इसको कहा जाता है बोथोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। तो 79 का ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद है आपके पास 80 क्वेश्चन है, दिस इज द 80 लेंथी स्टेटमेंट है, आप लेंथी वैसे दिखाने के लिए लेकिन है आसान। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं, वो कहता है कॉपर 2 सल्फेट सोल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन इज प्लेस्ड, इसकी एब्जॉर्बेंस भी गिवन है, और वो कहता है कि इसकी लेंथ सेम है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द फर्स्ट सोल्यूशन, जबकि लेंथ जो है यहाँ पे सेम उसने दी हुई है। तो याद रखिएगा इस स्टेटमेंट में
हमने वी नो दैट कि लैम्बर्ट बेयर लॉ कहता है कि आपके पास जो एब्जॉर्बेंस होती है वो पास होती है अब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई आपकी कंसंट्रेशन एंड दिस इज दी लेंथ ऑफ द क्यूबिट, लेंथ ऑफ द क्यूबिट। यहाँ पे दोनों केसेस में उसने कहा कि लेंथ को अगर कांस्टेंट रखा जाए या सेम रखी जाए यूजिंग द सेम क्यूबिट, क्योंकि सेम क्यूबिट की बात कर रहा है तो ये वाला फैक्टर बी कांस्टेंट, ये भी एल लेंथ भी सेम, अब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट की वैल्यू भी सेम, तो अब आपका बन जाएगा ए जो है वो सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, दो वैल्यूज़ हैं तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं A1 ओवर A2, दो सॉल्यूशंस है ना, तो यहाँ पे C1 ओवर C2 है। तो हमने निकालना क्या है, यहाँ पे C1 की वैल्यू हमने निकालनी है, तो अब्जॉर्बेंस की वैल्यू गिवन है, A1 की वैल्यू कितनी है 0.460 है, A2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आप देखें तो 0.340 है, 0.340 है। कंसंट्रेशन C1 हमने निकालनी है, फर्स्ट सॉल्यूशन की बात की गई, वो कहता है कि आपने फर्स्ट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी है, फर्स्ट सॉल्यूशन की, और C2 जो है वो गिवन है 0. कितनी गिवन है 0.055। तो यहाँ पे C1 की वैल्यू आपकी ऑलमोस्ट कितनी आती है स्टूडेंट, इसको कैलकुलेट करें तो ये 0.0744 आंसर आपका आ जाता है। तो ये यहाँ से आप यानी कि जब दो टाइप का डाटा गिवन हो तो फिर हम इस तरह का रिलेशन देखते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। 81 क्वेश्चन है, क्रिस्टल फ्यूल स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर द हाई स्पिन डी की वैल्यू 4 दी गई है। D4 के केस में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इस केस में वो पूछा गया कि क्रिस्टल फ्यूल स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। तो ये भी बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बार बार एग्जाम में हम ये स्टूडेंट के साथ डिस्कस भी कर चुके हैं। स्टूडेंट देखें आपके पास यहाँ पे D4 है, जब D4 की वैल्यू होती है तो आपके पास T2G सेट में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं T2G, और EG सेट के पास आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं -0.4 x T2G के x के जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस 0.6 y, और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ये फार्मूला यूज करते हैं। तो -0.4 मल्टीप्लाई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की x इज दी T2G सेट में 3 इलेक्ट्रॉन अनपेड प्लस 0.6, और y जो शो करता है आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन दी EG सेट, तो ये आपका 1 हो जाएगा, और ये डेल नॉट है, इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर कितना आएगा -1.2 प्लस 0.6 आएगा, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर -0.6 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा वो आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। 82 विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कैनेटिकली इनर्ट। कैनेटिकल इनर्ट कौन से आयन होते हैं जो क्या करते हैं, जिनमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड स्टेबलाइजेशन हो, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये स्लो लिगेंड एक्सचेंज रेट होता है इनका, यानी कि लिगेंड आसानी से चेंज नहीं होता, स्लो होता है उसका। दीज आर कॉल्ड कैनेटिकली इनर्ट होते हैं। इसमें भी दो केसेस हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा। एक आपने देखना है कि जो 3D सीरीज में जिनके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्रोमियम 3+ 3D सीरीज में और कोबाल्ट 3+, ये केमिकली इनर्ट होते हैं, इनका लिगेंड आसानी से चेंज नहीं होता। इसी तरह अगर आप देखें कि आपकी 4D सीरीज और 5D सीरीज में जो एलिमेंट हैं वो आपका रहोथियम रहोडियम 3+ और उसके साथ साथ इरिडियम 3+ जो है। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल देखें तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, क्रोमियम 3+ भी, रोडियम 3+ भी। तो बहरहाल उसने की कैसे बनाई है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन वैसे बेसिकली यहाँ पे करेक्ट है दोनों, ये नोट कर रहे हैं। 83 कि झलदल मेथड इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ, दिस इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में डिटेक्ट करने के लिए यूज मेथड होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन प्रोटीन बनेगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। 84 इन क्रोमेटोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोबाइल फेज। मोबाइल फेज लिक्विड भी होती है, गैस भी हो सकती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल बिलोंग टू द CS पॉइंट ग्रुप। तो यहाँ पे देखें 85 का जो CS पॉइंट ग्रुप होता है, ये आपका पॉइंट ग्रुप जो है ये इसकी 2 कंडीशन होती हैं, या तो 1 मिरर प्लेन इसकी होती है या नो रोटेशन होती है, 1 मिरर प्लेन एंड नो रोटेशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन का बनेगा 85 का वो आपका ये SOCl2 ग्रुप है, SOCl2, इसकी देयर इज नो रोटेशन होती है एक्सिस की, और यहाँ पे 1 मिरर प्लेन होती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है।
द प्रॉपर रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल CH2FCl जो है, यहाँ पे देखें तो ये C1 इसके अंदर जो है सिमिट्री होती है C1, और यहाँ पे नो रोटेशनल एक्सेस होता है, आइडेंटिटी ऑपरेशन ओनली होता है, यहाँ पे नो मिरर प्लेन होती हैं, नो इन्वर्जन सेंटर होता है, तो यहाँ पे 360 डिग्री होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अ रेगुलर आइकोसाहेड्रॉन हैज, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। 20 फेसेस होती हैं, 30 एजेस होती हैं, और 12 जो है इसके वर्टिसेस होते हैं। 88 न्यूक्लियर रिएक्शंस आर बैलेंस्ड जस्ट लाइक द केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। रेडियो एक्टिविटी डीके डिपेंड्स ऑन, रेडियो एक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, ये टाइम पे डिपेंड करता है, हाफ लाइफ पे, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। 90 द फ्लोरिसेंस रेडिएशन इन द आइडेंटिकल इन द वेवलेंथ टू द एक्साइटेड रेडिएशन, तो यहाँ पे रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस फ्लोरिसेंस। 91 न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 235, ये नीड्स करता है कौन सा, स्लो न्यूट्रॉन, यहाँ पे जरूरत होती है फिशन रिएक्शन के लिए, स्लो न्यूट्रॉन। 92 यूनिट ऑपरेशन डील विद दी, दे आर कॉल्ड द फिजिकल ऑपरेशन, इनको कहा जाता है यूनिट ऑपरेशंस को। 93 है इन वोल्टामीट्री हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, दिस इज कॉल्ड दी लिमिटिंग करंट, इसको कहा जाता है, क्या कहते हैं, लिमिटिंग करंट। इस तरह की ये पीक आती है तो ये वाला जो करंट होता है दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग करंट, इसको कहते हैं। 93 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 94 वो कहता है ग्लू एंड जेलेटिन आर मेड बाय यूजिंग विच सोर्स, दिस इज कॉल्ड द एनिमल हेयर होता है। ग्लू एंड जेलेटिन जो है ये बेसिकली आपकी प्रोटीन जो है वो कोलेजन से बना होता है, और जो आपकी कोलेजन प्रोटीन है ये किस में एग्जिस्ट करती है, 94 में। यहाँ पे अगर हम देखें तो कोलेजन जो है ये प्रोटीन जो है दिस इज फाउंड इन द एनिमल कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। 95 वो कहता है एन एलिमेंट एक्स है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिस्पेक्टिवली 275 और 1450 किलो जॉल पर मोल है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी। तो पॉलिंग के अकॉर्डिंग हमने शॉर्ट फार्मूला पढ़ा था कि जब भी आपकी ये आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किलो जॉल पर मोल में गिवन हो, तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फार्मूला होता है आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 540, जब आप किलो जॉल पर मोल में वैल्यू गिवन हो, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो 275 है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1450 है, डिवाइडेड बाय 540, इसको डिवाइड करें तो आपका आंसर जो है ऑलमोस्ट 3.2 आता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया तो पहले आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए फिर कम होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखें तो पोटाशियम अल्कली मेटल है तो इसकी जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन बन जाती है, तो सबसे हाईएस्ट होगी। यहाँ पे देखें तो कैल्शियम ऊपर है, बेरियम ग्रुप में नीचे है, तो ग्रुप पे जैसे नीचे है तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, तो करेक्ट ऑर्डर क्या बनेगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑर्डर है। कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर दी मैंगनीज सल्फेट, तो मैंगनीज सल्फेट में से अगर हम इसको आयोनाइज करवाएं तो मैंगनीज के ऊपर जो है वो +2 चार्ज है, तो इसमें स्पिन हमने निकालनी है, तो बार बार प्रैक्टिस करवा चुके हैं कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, स्पिन का फार्मूला होता है यहाँ पे n+2, n इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द d ऑर्बिटल, तो यहाँ पे मैंगनीज 2+ है, Mn2+ के केस में जो d में अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो ऑलमोस्ट कितने होते हैं, वो ऑलमोस्ट आपके 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं 5, यहाँ पे आप पुट कर लें तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 5 + 2 7 को 2 से 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 35 का अंडर रूट, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो आपका क्या बनता है 5.92 इज, यहाँ पे अंडर रूट लें तो आंसर आएगा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा स्टूडेंट, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 98 है वो कहता है 2 एलिमेंट्स x एंड y दीज आर दी आइसोटोनिक हैं, आइसोटोनिक मीन जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, तो यहाँ पे एटॉमिक वेट भी गिवन है 54 एंड 50, दोनों का एटॉमिक वेट भी गिवन है और उसके साथ साथ x का एटॉमिक नंबर भी गिवन है, तो वो कहता है एटॉमिक नंबर ऑफ y का एटॉमिक नंबर निकालना है, तो इसको भी बहुत सिंपल इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, आपके पास x की वैल्यू है 54, इसका एटॉमिक मास है, यहाँ पे न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये 54 और ये एटॉमिक नंबर भी इसका गिवन है, तो यहाँ से हम 26 और ये न्यूट्रॉन आ जाएंगे आपके पास 28, तो यानी कि x से हमने न्यूट्रॉन निकाल लिया, एंड वी नो दैट कंडीशन ये है कि आइसोटोनिक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो हम y का हमें पता है उसने मोलर मास 56 दिया है, तो हम वी नो दैट कि जो एटॉमिक मास होता है क्या होता है, वो होता है प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन
से हमें मिलता है एटॉमिक मास, दैट इज इक्वल टू 56। यहाँ पे हमने प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर निकालना है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 56 माइनस 28, तो आपके पास 28 प्रोटॉन है, तो 28 एटॉमिक नंबर होना चाहिए यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। 99 वो कहता है कि एलिमेंट M है, वो रिएक्ट विद द क्लोरीन टू फॉर्म द कंपाउंड विद द फार्मूला MCl2 बनाता है। जब MCl2 क्लोराइड बनता है तो डेफिनेटली ये आपका कोई अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इसलिए ऑक्सीडेशन उसके पास 2 होती है। वो कहता है एलिमेंट M इज द मोर रिएक्टिव देन द मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से रिएक्टिव है और उसका रेडियस बेरियम से स्मॉलर है। तो ये हमने पढ़ रखा है कि बेरिलियम मैग्नीशियम बी मगज का सर बड़ा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है और रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव तो ये स्ट्रोंशियम है, और बेरियम से लेस साइज है तो डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रोंशियम इज द बेस्ट आंसर है। अगर कैल्शियम होता तो वो भी करेक्ट ऑप्शन होता, तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनेगा। लास्ट क्वेश्चन, which of the following working electrode is not useful for performing the oxidation? तो यहाँ पे ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड है, DME स्टैंड फॉर ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते एज अ वर्किंग इलेक्ट्रोड इन सिंपल ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, क्योंकि जो आपके पास मर्करी है ये इनस्टेबल होती है वाइल यूजिंग। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। तो ये थी जी स्टूडेंट्स आज की हमारी 100 बाई 100 MCQ की डिस्कशन। 2021 का जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर है वो आज हमने कंप्लीट डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 2018 का सब्जेक्ट स्पेशल का पेपर भी डिस्कस करेंगे, और होप्स हो कि जो 15 नवंबर को आपका टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है लेक्चर केमिस्ट्री का, तो उसको हम इंशाल्लाह बर वक्त जो है एट द सेम टाइम उसकी डिस्कशन भी करवाएंगे आप लोगों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।